हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास ऑफ वन में। तो बीएससी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट केमिस्ट्री का पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस तरीके से उसके क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे, इस पर वीडियो लेके आया हूं मैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, इसमें आपको सभी प्रश्नों के उत्तर एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे। और चैनल पर नए हों तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे सेकंड ईयर के वीडियोस में अपलोड करूँगा टॉपिक वाइज, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे देखिए, आपको जो पहला क्वेश्चन वो है श्रोडिंगर समीकरण है, उसको उत्पन्न कर रहे हैं। तो देखिए श्रोडिंगर समीकरण क्या है, सबसे पहले उसको बताना है। द्रव्य की द्वैत प्रकृति तथा हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के आधार पर श्रोडिंगर ने क्वांटम यांत्रिकी का सिद्धांत दिया। परमाणु के नाभिक के चारों ओर विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रॉनों की प्रायिकता का परिकलन करने के लिए श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन के तरंग गुणों का एक समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे श्रोडिंगर की तरंग समीकरण कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हाइजेनबर्ग ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन और उसका स्पीड, उसका गति यानी कि स्थिति और संवेग में को बता पाना असंभव है। ठीक है, अगर स्थिति पता रहेगा तो संवेग पता नहीं रहेगा, संवेग पता रहेगा तो स्थिति पता नहीं रहेगा। तो उसी के लिए श्रोडिंगर ने उसकी प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी को बताने के लिए एक समीकरण दिया। ठीक है, तो उत्पत्ति में सबसे पहले देखिए काइनेटिक एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग होता है, जो ऊर्जा होती है वो पूरा। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो है, तो उसी को लेते हुए हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, तो काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv² और पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा को v से प्रदर्शित किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1/2 mv² में हमने m का गुना और भाग किया है, तो mv जो है वो संवेग होता है p, और p होता है h/λ के इक्वल। तो डायरेक्ट यहाँ पे h/λ को रख के इस तरीके से देखिए 1/2 mv² = h² λ² m लाए हैं। इसको समीकरण 1 में रखे हैं, तो इस तरीके से हमको एक समीकरण λ² का मान मिल गया। अब यहाँ देखिए तरंग का एक समीकरण हमने x अक्ष के लिए लिया है, देखिए, और यहाँ पे हमको बस लैम्डा का वैल्यू पुट करना है और हमको तरंग का समीकरण मिल जाएगा। फिर तीनों अक्षों के लिए हम यहाँ पे एक लास्ट में समीकरण देंगे, यही श्रोडिंगर के तरंग का समीकरण है। फिर आगे देखिए, यहाँ पे हमको साइन और साइन स्क्वायर का भौतिक महत्व बताना है इसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये भी है, इसको पूरा नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद है नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के निर्माण में निहित सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए बताइए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है इलेक्ट्रॉन को होता है 1s2 2s2 2p3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अबाउ का सिद्धांत लगेगा, n+1 का नियम लगेगा, हुंड का नियम लगेगा और पाउली अपवर्जन नियम लगेगा, और साथ ही साथ इसकी क्वांटम संख्या को भी मैंने बता दिया है। ठीक है, तो इसको पूरे लास्ट तक यहाँ तक पूरा कंप्लीट आपको नोट करने हैं। फिर इसके बाद देखिए किसी परमाणु के विद्युत ऋणात्मक के निर्धारण में मॉलिक्यूलर पैमाना जो है उसको मैंने यहाँ पे बता दिया है। इतना ही है, इसको पूरा नोट कीजिएगा। फिर देखिए NaOH एक क्षार है और HClO एक अम्ल है, इसे आयनन विभव के आधार पर बताना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया है, इसको पूरा नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे फैजन नियम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्रुवण क्षमता ध्रुवणता को आप मत लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा फैजन नियम से। ठीक है, ध्रुवण संबंधी फैजन नियम। ठीक है, ये धनायन के आकार और इसके उदाहरण देते हुए बताना है। तो चाहो तो कुछ एग्जांपल्स को आप इसमें कम कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा है ये। ठीक है, ऋणायन के आकार पर निर्भर करता है। और यहाँ पे देखिए थर्ड जो है आयनों पर आवेश और धन आयनों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। ठीक है, और ये उसके उदाहरण हो जाएंगे कंप्लीट, यहाँ तक आपको लिखने हैं। फिर इसके बाद देखिए बी है आपका बॉर्न हैबर चक्र। ठीक है, बॉर्न हैबर चक्र को बताना है। ठीक है, जालक ऊर्जा वगैरह, वियोजन ऊर्जा, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इन सब पर ये निर्भर करता है। तो ये पूरे लिखने हैं आपको और ये बनाना है। ठीक है, यही बॉर्न हैबर चक्र है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए त्रिज्या अनुपात क्या है, आयनों की समन्वय संख्या पर आयनिक क्रिस्टलों की संरचना किस प्रकार संबंधित है। समन्वय संख्या के आधार पर हम किसी भी क्रिस्टल की जो संरचना है उसको हम पता लगा सकते हैं। जैसे कि देखो, समन्वय संख्या जब 3 हो तो आयनिक त्रिज्या जो है, त्रिज्या अनुपात जो है 0.155 से 0.225 तक होता है। ठीक है, त्रिकोणीय। फिर 4 हो तो चतुष्फलकीय, वर्ग समतलीय, अष्टफलकीय, काय केंद्रीय। ठीक है, अष्टफलकीय तक ही रहता है, लेकिन आप यहाँ तक पूरा लिखिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं चालकता और अर्धचालकता पर ताप का प्रभाव। ठीक है, यहाँ पे देखिए चालक में जो ताप जो है बढ़ाते हैं तो उसकी चालकता घटती है, जबकि अर्धचालकता के ताप को बढ़ाते हैं तो उसकी चालकता बढ़ जाती है। तो उसी को इसमें समझाया गया है। ठीक है, बैंड सिद्धांत के आधार पर जहाँ तक समझाया गया होगा इसको पूरा नोट कीजिएगा। फिर इसके बाद है अगला यूनिट हमारा, जहाँ पे देखो हमको
एकल युग्म आयनों की आकृति पर एकल युग्म इलेक्ट्रॉन प्रभाव की व्याख्या करनी है। तो यहाँ पे देखिए NH3 का उदाहरण देते हुए हम यहाँ पे एकल युग्म प्रभाव को पूरा समझा रहे हैं। ठीक है, इतना आपको नोट करना है। फिर देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड का अनुकक्षक आरेख हमको बताना है। इस तरीके से देखिए यहाँ पे मैंने पूरा बता दिया है, ये पूरा लिखना है आपको। फिर इसके बाद देखिए sp3dd या डी, यानी कि हमको यहाँ पे देखिए त्रिकोणीय या द्विपिरामिडीय संरचना जो आकृति है उसको समझाना है, और यहाँ पे एक उदाहरण भी देना है। जैसे PCl5 का मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए इस तरीके से PCl5 का बनेगा। यहाँ तक पूरे आपको इसको नोट करने हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन का बताना है, नाइट्रोजन का अनुकक्षक आरेख, इसको पूरा नोट कीजिएगा यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, नाइट्रोजन से नोट करना है, इसको पूरा बताना है। इलेक्ट्रॉनों का जो क्रम है वो अलग क्यों होता है, यहीं पे एक्सप्लेन हो जाएगा ये। फिर इसके बाद है नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्ल जो हैं उसको पूरे यहाँ पे बता दिए हैं। ठीक है, यहाँ तक पूरा कंप्लीट लिख लीजिएगा, 2 ही नंबर का तो है, इतना लिखेंगे काफ़ी रहेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। फिर है अगला यूनिट 4A अक्रिय युग्म प्रभाव। ठीक है, अक्रिय युग्म प्रभाव में देखिए यहाँ पे पूरा इतना आपको नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए या वीडियो को पॉज करके नोट करते जाइए, और वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, क्वालिटी अच्छे क्वालिटी में डला रहता है, प्ले करते हैं तो क्वालिटी को आप बढ़ाइएगा, इस वजह से वो साफ़ नहीं दिखता है। फिर इसके बाद 5th में देखिए अक्रिय गैस जो है वो एक परमाणुक होते हैं, इस पर हमको बताना है। तो ये 3 पॉइंट है, बस आपको उतने को ही बताना है, बाकी नहीं लिखना है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए ऑक्जिलेट का जो परीक्षण है और निष्कासन जो है, ठीक है, तो इसमें केवल ऑक्जिलेट का लिखिएगा और ये ऑक्जिलेट का निष्कासन यहाँ तक। ठीक है, ये ऑक्जिलेट का परीक्षण पहचान और ये निष्कासन। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे अम्लीय और भाषी मूलक का परीक्षण। देखिए इतना ही लिखना है, इसमें नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ तक देखिए कंप्लीट सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने बता दिया है। 1-2 क्वेश्चन थोड़े आगे पीछे हुए हैं लेकिन यूनिट में वही है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल के साथ जुड़िए, ताकि हम सेकंड ईयर के यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं और भी अपलोड करेंगे टॉपिक वाइज, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपकी पढ़ाई में मदद करेगा। तो इसी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।